In this video, we'll be discussing some multiple choice questions for class 10th for your upcoming GK board examination. तो इसमें मैंने ऑलमोस्ट जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने सारे कवर कर रखे हैं। आप चाहो तो आप इस सेशन के बाद खुद भी सारी प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है, जो रीसेंट है, मतलब जो आपके इस सिलेबस में है, वो आप देख सकते हो। वो सारे इसी के आसपास ही आपको मिलेंगे और एग्जामिनेशन में भी आपको जो सवाल है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो आपको इसी के आसपास दिखेंगे, मतलब जो मैं यहाँ सवाल कराऊंगा। आप चाहो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, आप खुद भी इन क्वेश्चंस को पहले ट्राई करो। अगर आपको आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर आप सोल्यूशन देखो, ठीक है। इसमें देखो, पहला ही सवाल है कि एक स्फेरिकल मिरर है मेरे पास और एक थिन स्फेरिकल लेंस है। मतलब मेरे पास एक मिरर है और मेरे पास एक लेंस है। दोनों की जो फोकल लेंथ है वो -15 सेंटीमीटर है। आप हमें बताओ मिरर कौन सा है, आप हमें बताओ लेंस कौन सा है। बेसिकली आपको पता होगा कि मिरर में दो टाइप होते हैं, या तो तीन टाइप में ले सकता हूँ। प्लेन मिरर भी होता है आपका, स्फेरिकल में होता है, कॉनकेव भी होता है और कॉन्वेक्स भी होता है। लेंस भी आपके दो तरीके की, या तो कॉनकेव होता है या तो कॉन्वेक्स होता है। अब प्लेन मिरर हम नहीं लेते हैं क्योंकि उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इन्फिनिटी होती है, उसका फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी होता है। तो बेसिकली आप इतना मत समझो, आप समझो आपको बोलना है कि स्फेरिकल मिरर जो है क्या वो कॉनकेव है और वो कन्वेक्स है। इसी तरीके से लेंस जो है क्या वो कनकेव है और वो कन्वेक्स है। अब देखो, अगर आपने पढ़ा होगा आपको सीधे समझ आएगा, क्योंकि यहां पर माइनस है, इसी माइनस में सारा खेल छुपा हुआ है। आपको पता होगा कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। इसी तरीके से जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है। तो आप इसको सीधे बोल सकते हो कि दोनों जो है वो कॉनकेव होंगे, दोनों जो है। अब देखो कैसे, आपको जिसको नहीं पता है, जिसको पता है वो थोड़ा बहुत आगे कर सकता है वीडियो को, जिसको नहीं पता है आप समझो। देखो, अगर मैं यहां पर लेता हूं एक कॉनकेव मिरर, मैंने लिया, ऐसे होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। बाहर वाली साइड से उसको जो कोटिंग होती है। अब देखो, यहां पर होता है आपका पोल। आप हमेशा पोल से डिस्टेंसेस मेजर करते हो। जो भी पोल के इस पार आएगा उसको आप पॉजिटिव कहोगे, जो पोल के इस पार आएगा उसको आप नेगेटिव कहोगे। अब मान लो यहां से मैंने रे ऑफ लाइट ली। देखो, ऐसे हम रे ऑफ लाइट लेते हैं, आपने बहुत सारे इसमें केसेस पढ़े होंगे कॉनकेव में। अब देखो, यहां से अगर मैं अब आपको पता चला कि पोल से यहां पॉजिटिव, पोल से यहां नेगेटिव, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। बेसिकली ये जो होता है, जो कॉनकेव मिरर होता है, वो एक ऐसा स्फीयर होता है। मैं अगर उसको पूरा स्फीयर बनाऊं, वो एक ऐसा स्फीयर होता है। तो यहां से यहां तक की दूरी को मैं इस स्फीयर की रेडियस कह सकता हूं। और आपको पता है कि जो फोकल लेंथ है वो होती है रेडियस का आधा। यानी इसकी फोकल लेंथ, फोकस यहां होगा लेकिन फोकल लेंथ यहां होगी। अब बताओ, क्या ये फोकल लेंथ पोल के इस पार है कि पोल के उस पार है? देखो, पोल से यहां अगर होती तो पॉजिटिव, पोल से यहां होती तो नेगेटिव। इसका मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव है, हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव है। यानी जो स्फेरिकल मिरर है वो तो कनकेव है। अब देखो लेंस का केस, अब आप देखो लेंस का केस, देखो अब लेंस, अब लेंस देखो, देखो ऐसा होता है आपका कॉनकेव लेंस। देखो ऐसा होता है कॉनकेव लेंस। अब देखो, जो ही मैं दो रेज लूंगा, अब देखना, मैं एक रे तो ऐसे लूंगा, मान लो मैंने ऐसे रे ली, वो यहां से क्या होगी, डाइवर्ज होगी। एक रे यहां से ली, वो यहां से क्या होगी, डाइवर्ज होगी। जो ही मैं इसको बैक प्रोड्यूस करूंगा, आपका जो जो ये मिलेंगे ये फोकस पे मिलेंगे। तो यहां पर भी देखो आपको फोकल लेंथ क्या मिली, नेगेटिव मिली। इसीलिए मैंने बोला कि बहुत कनकेव, ठीक है। अब देखो दूसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब देखो, दो चीजें मैं आपको यहां पर बोलूंगा, जिसको नहीं पता है वो ये नोट करके रखना। वो इसमें इतने पॉइंट समझे, क्योंकि इसमें शॉर्ट आंसर भी पूछ सकता है, ठीक है। इसमें वो शॉर्ट आंसर भी पूछ सकता है। देखो, मायोपिया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, देखो होता क्या है ये। जब भी आपसे कोई पूछे मायोपिया क्या होता है, उससे बोलना अगर किसी आदमी को मायोपिया है तो वो क्या कर सकता है, देखो, ही कैन सी, वो क्लोज ऑब्जेक्ट्स देख सकता है, ठीक है। लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट्स है उसको नहीं दिखेंगे। यानी जो फार अवे ऑब्जेक्ट्स है, जो फार अवे ऑब्जेक्ट्स है उसको वो नहीं दिखेंगे, ऐसे याद रखो। देखो, अब आपको पता है मायोपिया में क्या होता है, जो फार अवे ऑब्जेक्ट्स है वो नहीं दिखते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया में इसका उल्टा कर दो, एक ही याद रखो। देखो, ये एक स्मार्ट वे होता है याद करने का, आप एक ही याद रखो। अब दूसरा पॉइंट, जो मायोपिया है ये आप कैसे करेक्ट करते हो, इट इज करेक्टेड यूजिंग, अगर आप यूज करोगे क्या, कॉनकेव लेंस। यानी जिस भी आदमी को मायोपिया होगा उसको आप देखना, उसको जो लेंस होगा ना, जो उसकी स्पेक्स होगी उसमें कनकेव लेंस होगा। अब इसमें तो आप खुद लिख सकते हो, जरा इसका उल्टा करो, कैन सी क्लोज ऑब्जेक्ट्स, कैन नॉट सी क्लोज ऑब्जेक्ट्स, कैन नॉट सी क्लोज ऑब्जेक्ट्स। फार अवे ऑब्जेक्ट्स इसको नहीं दिखते हैं, इसको दिखेंगे, कैन सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स, फार अवे ऑब्जेक्ट्स। अब इसको हम कनकेव से ट्रीट करते थे, हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस,
ठीक है, इससे आगे भी सवाल आएंगे, इसको याद रखना आप। अब आप बोलो यहाँ पर करेक्ट कौन सा है। अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है। उसके बाद ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी नियर बाई, डिस्टेंट होता है दूर, नियर बाई होता है नजदीक। बताओ मायोपिया में क्या होता है। अभी अभी मैंने बोला मायोपिया में आप क्लोज ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से देख सकते हो, यानी अ पर्सन विद हाइप, ये तो हाइपरमेट्रोपिया है। ए पर्सन विद मायोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, गलत। ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी नियर बाई, क्या हाइपरमेट्रोपिया नियर बाई देख सकता है, नहीं देख सकता, वो तो क्लोज को नहीं, ये भी गलत। ए पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। डी क्यों गलत है। हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट सी डिस्टेंट, गलत है। हाइपरमेट्रोपिया को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स यानी दूर ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, यहां मैंने बोला था। कौन सा ऑप्शन अब इसमें ठीक है, सी वाला ऑप्शन। उसके बाद देखो ए पर्सन कैन नॉट सी अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब देखो एक पर्सन को दूर ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसको तो मायोपिया होगा, ठीक है। अभी अभी ऊपर पढ़ा है मैंने, इसको मायोपिया होगा, ठीक है। केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, यानी 2 मीटर के बाद उसको चीजें नहीं दिखती है, ठीक है, क्योंकि उसको फार अवे ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं दिखते हैं, यानी 2 मीटर तक उसकी रेंज है। अब देखना, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए लेंस ऑफ पावर। जरा आपसे अगर मैं एक एक्स्ट्रा सवाल पूछूं कि अगर किसी आदमी को मायोपिया है, उसको कौन सा लेंस देंगे, उसका थोड़ा सा करेक्शन होगा मायोपिया में, उसको तो कॉनकेव देंगे, ठीक है। अब देखना, आपको ये पता चला कि उसको हम कॉनकेव लेंस देंगे। अब यहाँ खेल आया पावर का। व्हाट इज अ पावर ऑफ लेंस, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। पावर जो होता है दैट इज माइनस, पावर जो होता है दैट इज 1 बाई फोकल लेंथ, 1 बाई, ये आप याद कर लेना, इससे बहुत सारे सवाल एमसीक्यूज में पूछते हैं। पावर जो होता है दैट इज 1 बाई फोकल लेंथ। अब देखो, क्योंकि आपको मैंने ऊपर ही बोला जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, तो जो पावर होगा वो भी क्या होगा, देखो फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव होगा, यानी पावर जो है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव लेंस का, वो भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब पॉजिटिव वाला ऑप्शन काट दो, पॉजिटिव वाला ऑप्शन काट दो। अब क्या बचा, 0.5 माइनस में और माइनस में ये बचा। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 मीटर के बाद वो देख ही नहीं पा रहा है, इसका मतलब उसका फोकस, आप ऐसे समझो उसका फोकस बस 2 मीटर तक है, यानी यही फोकल लेंथ है। अब देखो पावर बराबर 1 बाई फोकल लेंथ, ठीक है। हमें पता है नेगेटिव है, वो हमने पहले ही देखा। कैसे, हमने ऐसे देखा कि जिसका फोकस, जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव उसका पावर नेगेटिव, लेकिन फॉर्मूला तो ये है। अब देखो 1/2, इसमें याद रखना जो यहाँ पर फोकस होता है ना, जो फोकल लेंथ होती है, जो फोकल लेंथ होती है वो आप मीटर्स में रखते हो, किस में, मीटर्स में रखते हो, नॉट इन सेंटीमीटर। आगे मैं सवाल कराऊंगा, ये आप मीटर्स में यानी एसआई यूनिट में आप रखते हो। अब 1/2 कितना होता है, वो होता है 0.5, ठीक है। कैसे होता है, 2 1 2, यहाँ 0 और पॉइंट चढ़ेगा। अब ये 10 बना, अब ये 10 बना तो 2 5 10, मतलब -0.5 इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, द एनर्जी गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच कूलम ऑफ चार्ज मतलब आपको 1 कूलम चार्ज दिया हुआ है, पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। अब ये एनर्जी क्या होता है, देखो सिंपल एक फॉर्मूला है कि जो वर्क होता है वो होता है बराबर Q इंटू वी, ये भी आप याद कर लेना। जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं आप इसको लिख लो फिर याद कर लो, इससे सवाल आते हैं। अब देखो, ये जो वर्क होता है यही बेसिकली होती है एनर्जी। क्यू क्या होता है, क्यू इज चार्ज। वी क्या होता है, वी होता है आपका पोटेंशियल। अब देखो, आपको एनर्जी पूछा है, यस सर, वो बराबर किसके होगा, क्यू इंटू वी। क्यू कितना है, ईच कूलम मीन्स 1 कूलम, यानी Q1 है। क्यू कितना है, वो 1 कूलम है, ये इसकी ऐसा यूनिट है। अब पोटेंशियल कितना है, वी तो पोटेंशियल था ना, पोटेंशियल आपको दिया हुआ है 6 वोल्ट, वोल्ट इसका ऐसा यूनिट है। अब बताओ एनर्जी, सर सीधे होगा Q इंटू वी। क्यू कितना 1, वी कितना 6, यानी वो होगा 6 जूल। जूल जो होती है एनर्जी की यूनिट होती है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो, विच अमंग द फॉलोइंग is used to find out the direction of magnetic field lines around a current carrying straight conductor। उसमें हम अपना दायां हाथ यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो इसमें कौन सा है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। बेसिकली वो थंब इसमें होना चाहिए, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल होता है वो, ठीक है। उसके बाद देखो, 3 solutions, ये अच्छा सवाल है। 3 solutions A, B, C were tested with a universal indicator and showed pH as 5, 1 and 13 respectively. Based on this observation, choose the correct statement from the following। आपको correct statement इसमें बोलना है। देखो pH स्केल आपको पता होगा, pH स्केल में थोड़ा बहुत आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो, pH स्केल में यहाँ 0 होता है, 7 पे आपका न्यूट्रल पॉइंट आता है और 14 पे जो है वो एंड होती है वो pH स्केल, ठीक है। इनके बीच में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 8 9 10 11 12 और 13। अब देखो, यहाँ से देखो
जो भी इस रेंज में पीएच आएगा, ऐसे याद रखो, जो भी इस रेंज में पीएच आएगा वो क्या होगा, वो एसिड होगा। जो भी इस रेंज में पीएच आएगा वो क्या होगी, वो बेस होगी। अब समझो, अब समझो, जब मैं यहां से यहां जाऊंगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं पीएच 1 लूं और अगर मैं पीएच फॉर एग्जांपल 3 लूं, तो पीएच जो 1 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और पीएच जो 3 है वो मतलब इसके कंपेयर में वो थोड़ा सा वीक होगा। यानी 1 वाला अच्छा एसिड, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला, फिर 5 वाला, फिर 6 वाला। इसी तरीके से यहां समझो, 13 वाला अच्छी बेस, 12 वाला उससे थोड़ी सी गंदी। यानी अगर मैं 9 और 13 में कंपेयर करूं, 13 वाली जो पीएच है बेस, दैट इज अच्छी बेस देन 9 वाली। आपको समझ आया? यानी यहां से यहां अगर जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ आपकी जो है वो इंक्रीज होगी। अच्छा, अब कैसे यहां बोल सकते हैं? अब देखो, पहले जो पीएच है वो 5 है। अब मैं सारा कुछ यहां मिटाता हूं। अब देखेंगे हम कि पीएच क्या क्या दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा हुआ है। अब मैंने जो आपको बोला उतना आपको याद रखना है। देखो भाई, सिंपली मैंने क्या बोला, आप समझो मेरी बात को। मैंने कहा जिसका पीएच 1 होगा वो सबसे स्ट्रांग होगा। यहां ऐसे समझो, सबसे स्ट्रांग वो एसिड होगा, सबसे स्ट्रांग। यहां जिसकी 14 होगी, या ऐसे कह सकते हैं यहां 0 भी ले सकते थे, लेकिन जहां जो यहां 13 या 14 में आएगा वो स्ट्रांग बेस होगी। अब समझो बात को। कह रहा है कि पहले में पीएच 5 है, पहले में पीएच 5 है, ठीक है। फिर पीएच 1 है। अब बताओ, क्या 1 वाला अच्छा एसिड होगा कि 5 वाला होगा? आप कहोगे 1 वाला, है ना। यानी सोल्यूशन ए जो है वो अच्छा एसिड होगा। देखो, यहाँ पीएच 5 है और 1 है। अब मेरी बात को समझो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पीएच 5 यानी सोल्यूशन ए, पीएच 1 यानी सोल्यूशन बी। अब बताओ, सोल्यूशन बी जो है वो तो अच्छा एसिड होगा ना, वो अच्छा एसिड होगा। ये वाला भी अच्छा होगा, लेकिन इसके कंपेयर में ये अच्छा होगा। अगर मैं 1 और 5 में कंपेयर करूं, 1 विल बी अच्छा एसिड देन 5 पीएच वाला। ठीक है, अब समझो, यानी जो पीएच 1 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो पीएच 5 है वो आपका वीक एसिड है। अच्छा सर, अभी तो और एक पीएच है सोल्यूशन 3 का, उसका पीएच तो 13 था। अब जो ये 13 वाला है, यानी पीएच जो 13 है, सर ये तो स्ट्रॉन्ग बेस होगी, क्योंकि यहां से यहां जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती है। अब बताओ, अब बताओ ऑप्शन कौन सा है इसका मैच करेगा? सोल्यूशन ए इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, सोल्यूशन ए इज स्ट्रॉन्ग एसिड, यस अभी तक ठीक है। सोल्यूशन बी इज वीक एसिड, सोल्यूशन बी इज वीक एसिड, हाँ ये भी है। उसके बाद पहले देखेंगे ना सारे ऑप्शन। सोल्यूशन ए इज वीक एसिड, गलत। सोल्यूशन ए एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, बोथ आर स्ट्रॉन्ग, नहीं। सोल्यूशन बी इज स्ट्रॉन्ग एसिड, गलत है, यानी इसका पहला ही ऑप्शन जाएगा। उसके बाद देखो CuO, और इसमें आपको ढूंढना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो, एक याद रखना, जब भी एडिशन होगा ना ऑक्सीजन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखो ना, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। रिमूवल जहां होगा, क्या रिमूवल जहां होगा ऑक्सीजन का, उसको मैं बोलूंगा रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अब देखो, जो ये एजेंट का खेल होता है ना, इसमें आप सिंपल याद रखो, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद होता है रिड्यूस, खुद होता है, ऐसे याद रखो। जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अब आप खुद बताओ, एजेंट का मतलब खुद वो क्या होगा, दूसरों को भटकाएगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा, लेकिन खुद क्या होगा, खुद वो ऑक्सीडाइज होगा, ऐसे आपको याद रखना है। अब बताओ, यहां जरा देखो, CuO, और यहां देखो इसमें क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है ना ऑक्सीजन। यहां ऑक्सीजन था, यहां तो ऑक्सीजन गायब हो रहा है ना, रिमूव हो रहा है ना, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा सर, रिडक्शन होगा। यानी CuO, जो CuO है उसका हो रहा है रिडक्शन, उसका हो रहा है रिडक्शन। कोई बोलेगा क्या मैं ऐसा कह सकता हूं H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि इसका तो ऐड हो रहा है ना ऑक्सीजन? बिल्कुल आप कह सकते हो, बिल्कुल। अब देखो, CuO का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी जो CuO होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद रिड्यूस हो, तो ये तो खुद रिड्यूस हो रहा है ना, तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, CuO इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ इससे भी सवाल आते हैं, आपको ये चारों पता होने चाहिए किसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड, CO बेसिकली ऐसा है, इसको हम देखो जब भी बीच में फंसेगा ना, बीच में फंसेगा, इसको बोलते हैं कीटोन, और इसको बोलते हैं एल्काइन। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखो, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद हायर मेल्टिंग पॉइंट, यानी उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है जब जब एक एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। देखो ये आपके केमिकल जो रिएक्शन है उसमें आती है। देखो, जब भी क्या होता है, जब भी आपका कैल्शियम
ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है ना, तो वो CaO बनाता है। इस CaO को हम बोलते हैं क्विकलाइम। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्विकलाइम। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये एक रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। तो एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, कौन सा एलिमेंट? कैल्शियम, तभी वो आपको क्या देगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट देगा, और वो सॉल्युबल भी होगा वाटर में, ठीक है। Where should an object be placed in front of convex lens to give a real image of the size of the object? अब देखो, कॉन्वेक्स में आपको याद होगा एक ही केस था। अगर आपको रियल इमेज चाहिए थी, अगर आपको ये भी चाहिए था कि जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज जो है इमेज का भी रहे, आपने एक ही केस पढ़ा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दो, ठीक है। यानी वो 2 इंटू फोकल लेंथ होता था, 2 इंटू फोकल लेंथ होता था। कौन सा ऑप्शन है? एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड्स। देखो, जो मैं प्रॉपर्टीज बोलूंगा वही आयनिक में होती है। आयनिक कंपाउंड में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है पहले वो समझो। उनमें होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट भी उनका हाई होता है। वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। वो क्या होते हैं? सॉल्युबल, घुल जाते हैं वो पानी में जब आप उनको डालते हो। उसके बाद वो इलेक्ट्रिक वो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, यानी उनमें करंट वरंट दौड़ सकती है। लेकिन याद रखना, इन मोल्टन फॉर्म, यानी जब आप इनको पिघलाओगे, या अगर आपने उनको पानी में डाला, यानी इन एक्वस फॉर्म, इन एक्वस फॉर्म। अब देखो, विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट, यहां नॉट लिखा है, पहले पढ़ना क्वेश्चन को। कौन सी नहीं है प्रॉपर्टी? सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये तो प्रॉपर्टी है। कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, गलत है, सॉलिड में नहीं होती है, यही ऑप्शन गलत है इसमें। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाँ। हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, यस। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट, ये भी करेक्ट है, यानी इनकरेक्ट बी ऑप्शन है। समझ आया? ए ग्रोइंग फीटस, अच्छा, ए ग्रोइंग फीटस ड्राइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर, कैसे होता है वो? प्लेसेंटा के थ्रू, सबको पता होगा। कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग सेक्सुअल, जो ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे कैरेक्टर जाएंगे? देखो, उनमें सिमिलैरिटी भी जा सकती है, उनमें वेरिएशन भी जा सकती है। बहुत कॉमन सेंस का सवाल है, इसमें ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, इन एन इकोसिस्टम 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ, वो किस में फॉर्म होती है? केमिकल, वो केमिकल एनर्जी बेसिकली होती है। अब देखो, रिफ्लेक्स आर्क आपको पता होना चाहिए, रिफ्लेक्स आर्क आपको पता होना चाहिए। देखो, रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है? पहले जो स्टिमुलस है, मान लो आपने किसी हॉट पैन को टच किया, तो आपके हाथ को जो है फील हुआ कि थोड़ा बहुत हॉटनेस फील हो रही है हाथ में, तो उसमें स्टिमुलस जनरेट होगा। फिर आपके जो हाथ के रिसेप्टर है वो एक्टिव होंगे। जो ही आपके हाथ के रिसेप्टर एक्टिव होंगे, तो आपके हाथ से एक न्यूरॉन निकलेगी टू स्पाइनल कॉर्ड, उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। उसको क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। वो स्पाइनल कॉर्ड तक ये सिग्नल लेगी कि जो हाथ है उसको थोड़ा बहुत हॉटनेस लग रही है। स्पाइनल कॉर्ड अपनी मोटर न्यूरॉन भेजेगी। क्या भेजेगी? मोटर न्यूरॉन। देखो, सेंसरी न्यूरॉन है जो हाथ से निकली, मोटर न्यूरॉन है जो स्पाइनल कॉर्ड ने वहां से भेजी। कहां कहां भेजी? मसल पे भेजी कि आप अपना हाथ जो है वो इस हॉट पेन से उठाओ। यही होता है रिफ्लेक्स आर्क। अब कौन सा ऑप्शन इसमें मैच करेगा? जरा देखते हैं। स्टिमुलस ने नहीं दिया है, इसने रिसेप्टर से बेसिकली इसको दिया हुआ है। देखो यहां से रिसेप्टर पहले, हाँ। मसल उसके बाद, नहीं, मसल तो एंड पे आएगा, इन्हें पहला ऑप्शन गया। रिसेप्टर मोटर, नहीं, गलत। रिसेप्टर स्पाइनल, गलत। रिसेप्टर, हाँ। फिर सेंसरी न्यूरॉन जाएगी, हाँ। फिर स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी, हाँ। स्पाइनल कॉर्ड अपनी मोटर न्यूरॉन भेजेगी, हाँ। फिर मसल को बोलेगी कि आप अपना हाथ उठाओ, तो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखो जरा, देखो, इफ यू आर नॉट, अब देखो, इफ यू आर नॉट एबल टू रीड स्मॉल लेटर्स इन अ डिक्शनरी, आप एक डिक्शनरी पढ़ रहे हो और आपको उसमें छोटे छोटे जो वर्ड है वो आपको नहीं दिख रहे हैं, तो आप कौन सा लेंस जो है वो प्रेफर करोगे? आप पहला चीज देखो, आपको छोटे छोटे लेटर्स नहीं दिख रहे हैं, तो आप एक मैग्नीफाइंग लेंस लाओगे। छोटे लेटर है, अगर वो मैग्नीफाई हुए आपको दिख जाएंगे, यानी आपको एक मैग्नीफाइंग लेंस चाहिए। मैग्नीफाइंग लेंस कौन सा होता है? दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो, कॉनकेव वाले तो ऑप्शन गए बेचारे। अब कौन सा बचा? ए और सी बचा। अब आपको देखना है फोकल लेंथ क्या होगी। देखो, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है। आप देखो, आप, बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपको कॉन्वेक्स लेंथ चाहिए, लेकिन उसकी पता है जो मैग्नीफाइंग लेंस आप लोगे ना, उसमें फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। क्या मैं 50 वाला लूं कि 5 वाला लूं? सर, मैं 5 वाला लूंगा, ठीक है। अब देखो, जो द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स। देखो, हर एक जो कलर है, हर एक जो कलर है वो सेम स्पीड के साथ भागता है, ये आपको पता होना चाहिए। डी ऑप्शन इसमें आएगा। अब देखो, फिर से वही सवाल, मैंने ये सवाल आपको कराया है, आप ये खुद करना। ऊपर ही मैंने बोला कि पावर जो है 1 बाई फोकल लेंथ के बराबर होता है। अब देखो, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंसेज 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ ये क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको। फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर है। अब आप कोई पावर निकालेगा, वो बोलेगा पावर इज इक्वल टू 1/100। यही गलत हुआ, क्योंकि आपको मैंने बोला था, अब याद करो, आपको मैंने बोला था ऊपर, यहां मैंने बोला था जो फोकल लेंथ है वो मीटर्स में लेनी है, ठीक है, इसीलिए मैंने वहां आपको बोला था। अब देखो, अगर 100 सेंटीमीटर है, अगर 100 सेंटीमीटर है, वो कितने मीटर हुआ? सर, वो 1 मीटर हुआ। इसका मतलब
इसका मतलब पावर सीधे आएगा 1 फोकल लेंथ कितनी 1, यानी पावर सीधे 1 आएगा, 1 डायोप्टर। डी मीन्स डायोप्टर, इसकी यूनिट होती है पावर की। अब देखो 3 रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस 2 4 8 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो मान लो कि मैंने उनको ऐसे जोड़ा हुआ है, पैरेलल में हम ऐसे ही जोड़ते हैं जिसमें पोटेंशियल बेसिकली आपका सेम रहता है। अब पैरेलल में अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, उसकी फॉर्मूला होती है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1, जितने होंगे प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हम यहाँ लेंगे क्योंकि हमारे पास 3 है। अब देखो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 कितना है 2, प्लस R2 कितना है 1/4 लेंगे, प्लस R3 कितना है 8। ठीक है, R3 कितना है 8। अब क्या करो, आप 8 को एलसीएम ले लो, ऊपर क्या बचा 4 + 2 + 1, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने एलसीएम लिया, जिसको आता होगा ठीक है, जिसको नहीं वो क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले इन दो को फिर उसके साथ। देखो ये बराबर होगा 1/R इक्विवेलेंट, यानी 1/R इक्विवेलेंट बराबर आया आपका 7/8। क्या ये आंसर है? नहीं, ये तो 1/R इक्विवेलेंट है। अगर मुझे R इक्विवेलेंट चाहिए मैं दोनों को उल्टा करूंगा, यानी R इक्विवेलेंट बराबर 8/7। कोई ऑप्शन है 8/7? 8/7 ओम, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद देखो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास। देखो डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास की अगर डायरेक्शन है तो आपको लेफ्ट हैंड रूल यूज करना होगा। ठीक है, कौन सा वाला है? सी ऑप्शन है, लेफ्ट हैंड। जो फॉलोइंग ऑकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। देखो आपके पास पानी था, आपने उसमें थोड़ा सा एसिड डाला, होगा क्या, जो ही ये एसिड अंदर जाएगा, आपको पता है एसिड H+ देता है, तो बेसिकली ये एसिड होगा डिसोसिएट। क्या होगा? जो ये एसिड है ये डिसोसिएट होगा, उसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं आयनाइजेशन। यानी आयनाइजेशन होगी, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी। न्यूट्रलाइजेशन पता है कब होती है? जब एसिड और बेस मिलाते हो आप। ठीक है, सॉल्ट कैसे बनेगा? सॉल्ट भी बनता है जब आप एसिड प्लस बेस करोगे। यहां तो हम एसिड प्लस वाटर ले रहे हैं, तो बी ऑप्शन और लास्ट वाला ऑप्शन नहीं, तो डाइल्यूशन भी होगा क्योंकि दो ऑप्शन करेक्ट है। तो आयनाइजेशन एंड डाइल्यूशन कौन सा ऑप्शन? 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखो आप यहाँ क्या दिया हुआ है, ये वाला देखो, ये मैंने ऊपर आपको कराया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या क्या हो रहा है ये आप खुद करना, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ये मैंने सेम क्वेश्चन ऊपर कराया। अब यहाँ Na है, वहाँ क्या था? शायद कैल्शियम था। जो द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज 10 कोवेलेंट बॉन्ड्स। देखो ये आप कार्बन एंड कंपाउंड्स आपको थोड़ा बहुत आपका वीक ही रहता है। देखो जहाँ लिखा होगा ना मिथ, उसका मतलब होता है 1 कार्बन है। इथ लिखा होगा इसका मतलब 2 कार्बन। प्रॉप लिखा होगा उसका मतलब 3 कार्बन। ब्यूट लिखा होगा उसका मतलब 4 कार्बन। पेंट लिखा होगा उसका मतलब 5 कार्बन। अब एन लिखा होगा मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है। इन लिखा होगा उसका मतलब डबल बॉन्ड होगा, कहीं ना कहीं वो देगा आयुपैक में। आइन लिखा होगा इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब सुनो, अगर मुझे इथेन बनाना है, जरा समझो ध्यान से। इथ और एन दिया हुआ है, इथ का मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब सारे सिंगल। 2 कार्बन कैसे बनाओगे सर? सिंपल बनाऊंगा, सी और सी, सिंपल है। लेकिन जो कार्बन होता है ना, ये 4 बॉन्ड बनाता है। आपने पढ़ा होगा कार्बन इज टेट्रावेलेंट, ये तो सवाल भी आता है ना। अब अगर ये 4 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ तो एक ही दिख रहा है, तो ये अपने पास हाइड्रोजन को बुलाएगा, 3 हाइड्रोजन को बुलाएगा। 3 ही को क्यों बुलाएगा? क्योंकि एक बॉन्ड था, इसको 4 बनाने थे, ये यहाँ 3 को बुलाएगा ताकि इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो। अब यहाँ भी तो ऐसा ही करेगा, ये वाला भी तो हाइड्रोजन को बुलाएगा। अब दोनों कार्बन खुश है, हाइड्रोजन भी खुश है क्योंकि उसको भी एक बॉन्ड बनाना है। अच्छा, अब बताओ इथेन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? जरा बॉन्ड्स गिनते हैं। ये 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 6 और 7, इसमें तो 7 है। हमें चाहिए 10 किस्में हैं। अब बनाते हैं प्रोपेन। ठीक है, इथेन आपको समझ आया होगा। अब प्रोपेन बनाते हैं, बहुत सिंपल है, जरा देखो। प्रोप और एन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, सीधे बनाएंगे 1 2 3 क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। अब देखो, क्या ये कार्बन चाहेगा मैं 4 बॉन्ड बनाऊं? हाँ, एक तो इसने बनाया है, कितने हाइड्रोजन को बुलाएगा? 3 को, 1 2 3। ये वाला कितने बॉन्ड बनाए हैं? एक बनाया है, कितने हाइड्रोजन को बुलाएगा? 3 को, 1 2 3। लेकिन अब देखना, यहाँ जो कार्बन है, इसने ऑलरेडी यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ से, यानी इसने ऑलरेडी 2 बॉन्ड बनाए हैं। तो अब ये सिर्फ 2 हाइड्रोजन को बुलाएगा। 2 क्यों 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 क्यों? क्योंकि इसके देखो 4 बॉन्ड कंप्लीट होंगे 2 से ही। यहाँ एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो गए ना। इसके नहीं हो रहे थे इसीलिए इसने 3 को बुलाया था। अब इसमें गिनेगी कितने सारे ये कोवेलेंट बॉन्ड्स ही होते हैं। कितने होंगे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई देखो छूटा तो नहीं है, नहीं, तो 10 किसमें है? प्रोपेन में। इसी तरीके से आप ये जो स्ट्रक्चर है ना, आप बना लेना घर में, फिर कोवेलेंट बॉन्ड्स गिन लेना, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। जैसे मैंने अभी बनाए, अब देखना कार्बन के मुझे 4 बॉन्ड बनाने हैं। अब देखो यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें कौन आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगी? जरा ध्यान से समझना आप लोग। देखो रिएक्टिविटी सीरीज आपको थोड़ा बहुत पता होगा। पहले आता है पोटाशियम, फिर आता है आपका सोडियम,
फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्युमिनियम, ठीक है, फिर आता है जिंक, फिर आता है आयरन। थोड़ा बहुत मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको आप नोट भी करते, ठीक है। फिर आपका क्या आता है, फिर आपका आता है लेड, फिर हाइड्रोजन होता है जो बेसिकली रेफरेंस होती है, ऐसे लिखते हैं H। उसके बाद क्या आता है, कॉपर आता है, उसके बाद मर्करी आता है, उसके बाद आपका सिल्वर आता है, फिर आपका गोल्ड आता है। यूट्यूब पे बहुत सारी ट्रिक्स पड़ी है इस रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे याद कर सकते हो। अगर आपको ऐसे याद हो रहा है लिख लिख के तो ठीक है, नहीं तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। अब देखो यहाँ से जब मैं नीचे जाऊंगा तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, यानी ये जो है सबसे रिएक्टिव होगा। मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, ये है। ये क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा, लीस्ट रिएक्टिव। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ बहुत कॉमन सेंस का, बताओ Mg अच्छा मतलब रिएक्टिव होगा कि जिंक। आप बोलोगे Mg क्योंकि ऊपर आता है, ऊपर वाले सारे रिएक्टिव है, जो भी ऊपर आएगा वो अच्छा रिएक्टिव होता है। अब देखो, अब आपको मैं इस सवाल में समझाऊंगा। देखो NaCl विद कॉपर मेटल, देखो NaCl को जब मैं कॉपर मेटल में डालूंगा, कॉन्सेप्ट समझना, कॉपर इस Na को तभी रिप्लेस करेगा जब कॉपर अच्छा रिएक्टिव होगा Na से, यही तो है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, अच्छा वाला रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव को रिप्लेस करता था। क्या कॉपर Na से अच्छा रिएक्टिव है, जरा देखते हैं। कॉपर यहां है, Na यहां है, Na तो इससे अच्छा रिएक्टिव, यानी ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। डिस्प्लेसमेंट कब होती, जब कॉपर इससे अच्छा रिएक्टिव होता, यानी कॉपर ऊपर आता Na नीचे आता। लेकिन यहां देखो क्या हो रहा है, Na ही ऊपर आ रहा है, यानी ये रिएक्शन नहीं होगी, तो इसको हमने क्रॉस दे दिया। दूसरी वाली देखो, MgCl2 विद एल्यूमिनियम, देखो MgCl2 विद एल्यूमिनियम, रिएक्शन कब होगी, डिस्प्लेसमेंट कब होगी, जब एल्यूमिनियम अच्छा रिएक्टिव होगा देन मैग्नीशियम। जरा देखो, क्या एल्यूमिनियम ऊपर आ रहा है, नहीं, ये तो नीचे आ रहा है, यानी Mg अच्छा रिएक्टिव है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। ऐसे ये सवाल करने होते हैं। उसके बाद FeSO4 विद जिंक, जरा देखो, हम देखते हैं ना रिएक्टिविटी सीरीज में। अच्छा, जिंक को क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है Fe को। कब कर सकता है, जब ये अच्छा रिएक्टिव होगा। हमें कैसे पता है कौन कैसा रिएक्टिव है, ये तो सीरीज है ना रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखो, क्या जिंक Fe से अच्छा है, जिंक यहाँ है, Fe यहाँ है, यस सर, जिंक इज अच्छा रिएक्टिव देन Fe। जिंक इज अच्छा रिएक्टिव देन, कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, यानी ये करेगा, जरूर करेगा, सी ऑप्शन। जरा डी देखेंगे क्यों नहीं आएगा, डी देखेंगे क्यों नहीं आएगा। AgNO3 को हमने कॉपर मेटल यानी Cu, क्या करना है, Cu को इसको रिप्लेस करना है। कब कर सकता है, जब Cu रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आएगा, यानी अच्छा रिएक्टिव होगा। Cu यहाँ है, ठीक है, Ag यहाँ है, ये भी तो कर सकता है क्योंकि Cu तो ऊपर है, ये भी कर सकता है। लेकिन FeSO4, जरा फिर से हम देखते हैं ये वाला ऑप्शन, FeSO4 को जब हमने जिंक के साथ लिया, यानी जिंक जो है वो ऊपर आना चाहिए। मुझे लगता है एक ही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। जिंक यहाँ है, Fe यहाँ है, ये भी तो कर सकता है ना। हाँ, इसमें दो ऑप्शन आपको क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर जो है ना बेसिकली आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ जिंक के बदले सिल्वर है, सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा टाइपो है, इसमें आपको सिल्वर दिखेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे भी लेते हो दो ऑप्शन करेक्ट है, आपको कंसेप्ट जो है बिल्कुल ठीक है, दो ऑप्शन है। लेकिन एग्जाम में बेसिकली यहाँ पर क्या था, वो सिल्वर था, ठीक है, तब ये नहीं करता। कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सही है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आएगा वो उसके नीचे है उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। उसके बाद देखो, the image formed by concave mirror is observed to be virtual, erect and magnified. वर्चुअल है, इरेक्ट है, मैग्निफाइड है। अच्छा, कौन सा, कॉन्केव, यानी कॉन्केव आपको मैग्निफाइड इमेज दे रहा है, वर्चुअल दे रहा है। एक ही केस आपने कॉन्केव में पढ़ा था, वो 6th वाला केस, जब आप पोल और जो फोकल लेंथ है यानी फोकस है उसके बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे तभी आपको यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट दिखेगा और मैग्निफाइड वाला दिखेगा। एक ही केस था, कौन सा, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं, ये वाला इन्फिनिटी पे तो नहीं, वो तो फोकस पे बनेगी ना इमेज। अच्छा, अब देखो, एल्युमिनियम को हम क्यों लेते हैं गुड, वाई इज इट यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स जो द फॉलोइंग। अच्छा देखो, एल्युमिनियम को हम क्यों अच्छा मानते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए, क्योंकि इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो अच्छी होती है, ठीक है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, डक्टिलिटी नहीं होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पे हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली लेंगे A एंड D, यानी 1 एंड 4th ऑप्शन। जो द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, जब फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, पहले पॉलिनेशन होती है, ठीक है, फिर क्या होता है, फिर आपकी फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद जो है आपका जाइगोट बनता है, बेसिकली उसका डिवीजन होके फिर आपका एम्ब्रियो बनता है,
ठीक है। फिर जब एम्ब्रियो बना तो उसके बाद जो है सीडलिंग होगी, ठीक है, यानी सीड फॉर्मेशन। देखो कौन सा ऑप्शन है, पॉलिनेशन ठीक है, फर्टिलाइजेशन ठीक है, सीडलिंग नहीं, ये इधर आना चाहिए। सीडलिंग पहले ही दिया है, कौन सा प्लांट है ये। उसके बाद देखो एम्ब्रियो पहले ही बन रहा है, फिर पॉलिनेशन नहीं, तो सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स डेवलप इनटू सीड्स, अब सीड में कौन है, देखो जो ओवरी है वो सीड में बनती है, ऐसा सवाल भी पूछ सकता है। जो ओव्यूल है वो किस में होता है, ओव्यूल जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है, यानी ओवरी इसका ऑप्शन जाएगा। इन अ नेचुरल इकोसिस्टम डिकम्पोजर्स इंक्लूड, डिकम्पोजर कौन कौन सा होता है, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इनवॉलेंट्री एक्शन जो है हमारी बॉडी में वो मेडुला कंट्रोल करता है, और मेडुला की लोकेशन कहाँ है, अब देखोगे ना तो पीछे होती है वो, यानी हाइंड ब्रेन में होती है, मेडुला इन हाइंड ब्रेन। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, आप चाहे किसी भी दूरी पे एक मिरर के सामने बैठो, आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट होगी। ये किस में होगा, जरा आप घर में शीशे के सामने खड़े हो जाओ, आप किसी भी दूरी पे हो जाओ ना, वो आपको इरेक्ट ही इमेज दिखेगी, ठीक है, यानी प्लेन मिरर इसका ऑप्शन है। अब देखो द डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग आर रेड इन कलर। अब देखोगे कहीं पर जहां आपने देखा होगा हाईवे पे जब रुकाते हैं ना वो लोग, तो उनके हाथ में वो जो रेड फ्लैग होता है, वो रेड क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? क्योंकि उसकी जो वेव लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। वेव लेंथ ज़्यादा होने के कारण अगर फॉग वॉग भी होगा ना तो उसमें भी आपको बहुत दूर तक वो रेड कलर दिखेगा, यानी वो लेस, वो बहुत कम बिखरता है अगर फॉग भी होगा, ठीक है। इसका मतलब इट स्कैटर्स लेस बाय फॉग, यानी फॉग में या स्मोक होगा तब भी वो आपको बहुत दूर तक दिखेगा और वो स्कैटर ज्यादा नहीं होता है। मोस्ट वाला इज गलत ऑप्शन। फिर से देखो पावर ऑफ कनकेव लेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ पूछिए, फिर से वही फॉर्मूला, पावर इज 1 बाई फोकल लेंथ, पावर दिया हुआ है 0.5 इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ, इसको यहाँ लेंगे मतलब फोकल लेंथ इज 1/0.5। 1/0.5 कैसे करोगे, यहाँ पॉइंट हटाया, यहाँ 0 आया, यानी 10/5 दैट इज 2। देखो अब आपको 2 मीटर मिला, 2 मीटर आपको मिला, क्योंकि यहाँ हम किस में ले रहे थे, मीटर्स में। अब 2 मीटर कितने सेंटीमीटर होता है, 200 सेंटीमीटर। यही मैं बोल रहा था, फॉर्मूला आप रट लेते हो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो फोकल लेंथ है वो मीटर में है, और जब भी हम फोकल लेंथ निकालेंगे वो मीटर में निकलेगी, फिर आप उसको कन्वर्ट कर दोगे इनटू सेंटीमीटर्स, तो 200 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। मेरे पास एक वायर थी, उसकी रेजिस्टेंस 1 ओम थी, मैंने उसको 2 हिस्सों में तोड़ा, ठीक है। बोथ हाफ्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी आधा आधा मैंने तोड़ा, ऐसे एक हाफ है, ऐसे एक हाफ है। अब आपको क्या पूछा हुआ है कि आप हमें बताओ उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है ना, आप हमें बताओ उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। अब आप, जब मैंने उनको पैरेलल में जोड़ा, अगर इसकी रेजिस्टेंस 1 ओम थी तो इसकी रेजिस्टेंस 1/2, इसकी रेजिस्टेंस 1/2। अब पैरेलल में आपको याद है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, लेकिन जब दो ही होंगे आपके पास, याद रखना जब दो ही होंगे पैरेलल में, फिर से बोल रहा हूं, जब आपके दो ही होंगे, टू रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तब आप सीधे क्या कर सकते हो, सीधे आप याद रखना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट यानी R1 R2 अपॉन सम R1 प्लस R2, सीधे। अब बताओ इधर मैं कैसे करूंगा, इसकी रेजिस्टेंस 1/2 इंटू 1/2, नीचे सम करना है 1/2 प्लस 1/2। अब देखो 1/2 प्लस 1/2, आधा प्लस आधा मतलब एक, ऊपर देखो ये 1/4 आएगा, यानी इसका ऑप्शन जो है 1/4 ही आएगा। 1/4 कितना होता है, 0.25 होता है। अब यहां देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर एट एनी पॉइंट, देखो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपने कितनी करंट ली है, जितनी करंट ज़्यादा होगी उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और जितनी डिस्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जितनी डिस्टेंस कम होगी उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक, ये भी ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस गलत, यानी दोनों ऑप्शन ठीक है, बोथ ए एंड बी विल बी करेक्ट। अब देखो ये वाला अच्छा सवाल था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड बेस, इसमें थोड़ा बहुत उन्होंने ऑप्शन भी गलत दे रखा था, फिर भी आप देखो मैंने आपको अभी अभी समझाया कि यहाँ से यहाँ अगर मैं जाऊँगा ये स्ट्रांग होगी यहाँ एसिड,
और यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब देखो, यानी पीएच अगर मैं इंक्रीज करूंगा यानी पीएच इंक्रीज मतलब मान लो पहले पीएच मेरा 1 था, अब मैंने 4 कर दिया, यहां से यहां जा रहे हैं, यहां स्ट्रॉन्ग था, अब क्या बनेगा, वीक। यानी जितना पीएच ज्यादा उतना आपको वीक एसिड मिलेगा। क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं जितना पीएच कम तो उतनी आपको वीक वीक बेस मिलेगी? ठीक है, इसी शायद आपको इसमें बोनस भी दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें पहला ही ऑप्शन जाना चाहिए। फिर तो दोनों जाने चाहिए, लेकिन आप इसको छोड़ भी सकते हो, इसमें बोनस आपको मिला हुआ था, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। अगर नेक्स्ट बार देंगे तो वो अच्छा मतलब ऑप्शन ठीक करके देंगे इसमें। अब देखो, Fe2O3 ये कौन सी रिएक्शन है? आपको सीधे दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि जो ये एल्युमिनियम है इसने इस Fe को रिप्लेस कर रखा है। एल्युमिनियम जो है उसने इस Fe को रिप्लेस कर रखा है। मैं कह सकता हूं ना फिर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, एक एलिमेंट जो अच्छा रिएक्टिव था वो इसको रिप्लेस करता था। सर इसने रिप्लेस क्यों किया? क्या एल्युमिनियम अच्छा रिएक्टिव था Fe से? देखते हैं ना, देखते हैं ना जो मैंने आपको ऊपर सिखाया था। क्या एल्युमिनियम अच्छा रिएक्टिव है Fe से? हाँ देखो, एल्युमिनियम ऊपर आ रहा है, Fe नीचे, यानी एल्युमिनियम अच्छा रिएक्टिव है, इसीलिए इसने रिप्लेस किया। तभी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, अब देखो ब्यूटेन ओन। अब देखो जो ये ओन होता है ना, इट्स बेसिकली कीटोन। क्या होता है? कीटोन। ऊपर मैंने आपको कीटोन बोला था, ऐसे सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे होता है। अब ब्यूटेन ओन इज अ 4 कार्बन जो है, ब्यूटेन ओन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ऊपर ही मैंने आपको बोला था ना, कीटोन होना चाहिए। कीटोन क्या होता है? CO, ये है ना, ये बेसिकली होता है ऐसा, सी डबल बॉन्ड ओ, और बीच में होता है, मतलब यहां से भी कार्बन होंगे, यहां से भी, यानी सी ऑप्शन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल? लीस्ट रिएक्टिव मेटल, अब देखो ऊपर वही रिएक्टिविटी सीरीज से आपको देखना है कौन कौन सा है, पहले देखते हैं ना, यहाँ पहले देखते हैं। सोडियम, जिंक, मरकरी, एल्युमिनियम। सोडियम, जिंक, मरकरी, एल्युमिनियम। सोडियम यहाँ है, जिंक यहाँ है, मरकरी यहाँ है, और एल्युमिनियम भी आपका ही। लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है? जो सबसे नीचे, यानी मरकरी, Hg होता है मरकरी। ठीक है ना, वो रिएक्टिविटी सीरीज आप याद कर लो, उससे सवाल आते हैं। ठीक है, इसमें मरकरी ऑप्शन जाएगा। when the object is placed beyond the center of curvature of concave mirror, देखो आपने कॉनकेव मिरर में क्या किया, आपने उसको बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे रखा हुआ है। आपको पता होगा कॉनकेव मिरर ऐसे केसेस में एक ही केस में वो वर्चुअल इरेक्ट देता है जो हमने ऊपर देखा, बाकी में क्या देता है? रियल एंड इन्वर्टेड देता है। अब देखो रियल, लेकिन डेमोनिस्ट्रेट भी देगा। इसमें तो क्या देता था? इसमें मैग्नीफाइड भी देता था, एक ही केस था ना, वो मैग्नीफाइड देता था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन विद स्टीम? देखो ये एक रिएक्शन है, आपने पढ़ी होगी ये रिएक्शन। जब भी मैं Fe को वाटर के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, वो क्या देता था? Fe3O4। ठीक है, प्लस क्या देता था? वो H2 गैस देता था। अब आप बैलेंसिंग भी इसमें कर सकते हो, लेकिन पूछा है कि कौन सा वो प्रोडक्ट देगा, तो Fe3O4 एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। द प्रोसेस वेयर द अनफर्टिलाइज्ड एग, इसमें मेंस्ट्रुएशन आएगा। ठीक है, इसको हम पीरियड्स भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें जो है आपकी यूट्रस की जो लाइनिंग है वो बाहर आती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम, बिकॉज देखो क्यों होता है, क्योंकि देखो टेस्टिस बॉडी से बाहर लोकेटेड है, ताकि उनको जो है लो टेम्परेचर मिले देन बॉडी, लो टेम्परेचर मिले देन बॉडी। कितना लो टेम्परेचर? बॉडी से उनको 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो है स्पर्म फॉर्मेशन अच्छी होती है। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन मतलब सुपरमेटोजेनेसिस बेसिकली उसको बोलते हैं। स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर। ठीक है, ये हम चेक करेंगे, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा बोथ वाले अक्सर होता है, हम चेक करेंगे। स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ हायर टेम्परेचर, गलत, तो एक ही ऑप्शन इसमें आएगा। द डिकम्पोजर्स इन एनी इकोसिस्टम, डिकम्पोजर का काम होता है वो ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में तब्दील करता है, सिंपल फॉर्म्स में, मतलब बी ऑप्शन। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर? इंपॉर्टेंट सवाल, हाइपोथैलेमस। देखो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ? फोकल लेंथ क्या होती थी? रेडियस बाई 2, मतलब सीधे 20/2, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ सवाल है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, अब यहाँ नहीं दिया है, अगर कॉनकेव होता फिर हम कहते हैं नेगेटिव है। अब हम आपको सीधे जनरलाइज्ड आंसर देना है 10 सेंटीमीटर।
यहाँ देखो फिर से एक सवाल, पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना, कॉनकेव दिया हुआ है तो पावर नेगेटिव होगा। अगर मैं देखूं तो एक ही ऑप्शन है, फिर भी आप सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। मैंने बोला था ना पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, लेकिन यहाँ आपको किस में लेना है, मीटर में। 200 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर, तो पावर इज इक्वल टू 1/2, दैट इज 0.5। 0.5 तो है, वो भी एक ही ऑप्शन है नेगेटिव में, वो आप दे सकते हो सीधे। द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, अब फोकल लेंथ क्यों चेंज होती है, क्योंकि सीलरी मसल्स कंट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे होते हैं, उसी वजह से होता है। हाउ मच वर्क इज डन, ऊपर ही मैंने सवाल करवाया आपको, वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। चार्ज कितना है, 2 कूलम है, यानी 2 इंटू पोटेंशियल कितना है, 12 है, यानी 12 इंटू 2 इज 24 जूल्स, ऊपर ही करवाया। द डिवाइस यूज फॉर प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, जनरेटर से हम प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल। एमीटर तो डिटेक्ट करता है या मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को, ये मोटर से तो नहीं कर सकते ना। अच्छा, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। अब देखो यहाँ आपको पता होना चाहिए ना, देखो लिटमस पेपर रेड से ब्लू कब होता है, जब आपने इसको किसी बेस के साथ मिलाया हुआ होता है। अब बेस कौन सी होगी, जिसका पीएच 7 से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है 10, ठीक है। अब देखो इथेन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज, इथेन, देखो अभी मैंने आपको बोला था स्ट्रक्चर भी, ईथ और एन यानी 2 कार्बन, ऐसे। H6 क्यों बोला है, अब मैं आपको बताऊंगा। ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो कितने हाइड्रोजन को बुलाएगा, 3 को। यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन। ये भी कितनों को बुलाएगा, 3 को। ऊपर सिखाया क्यों बुलाएगा। अब देखो क्या H6 है, क्या हमने सही बनाया, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल इसने भी वही फॉर्मूला दी हुई है। अब आपसे क्या पूछे, इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, ऊपर ही किया था हमने, 1 2 3 4 5 6 7, इट हैज 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स। फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट इन जिंक, क्यों हम उनको नहीं करते हैं जिंक, क्यों, इसका रीजन क्या है, ठीक है। अब देखो जो टिन होता है ना, वो बेसिकली होता है लेस रिएक्टिव, उसको हम जिंक से क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। वो क्या होता है, जिंक इज ज्यादा रिएक्टिव, तो पहला ही ऑप्शन है, जिंक इज ज्यादा रिएक्टिव। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड 290 केल्विन होता है, याद रखना। द किडनी इन ह्यूमन आर अ पार्ट, किडनी जो है वो हमें एक्सक्रीशन में मदद करती है, एक्सक्रीशन सी ऑप्शन। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दीज। द एंथर कंटेन्स, अब देखो एंथर में क्या होता है ना, बेसिकली एंथर जो है वो आपकी पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, पोलन ग्रेन्स। वो बायोलॉजी में थोड़ा मैं चल रहा हूँ तेज, क्योंकि ये आपको पता होता है, यूजुअली फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है। इन एवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन विद, वी आर मोर इन कॉमन, हम चिंपैंजी से बेसिकली रिजेंबल होते हैं, ऐसा एवोल्यूशन का कहना है। डैश लिविंग हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ इंडियंस ट्रेडिशनल एंड कल्चर। सस्टेनेबल लिविंग, ठीक है, सस्टेनेबल लिविंग का मतलब हम रिसोर्सेज को जो है इस तरीके से यूज करें ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी हम कुछ बचा के रखें। Which natural phenomena among the following takes place because of scattering of light? Scattering of light से क्या होता है, ठीक है, ब्लू कलर ऑफ स्काई आता है। द केमिकल फार्मूला फॉर, ये अच्छा सवाल है, केमिकल फार्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो क्या होता है, CaSO4.12H2O, याद रखना। इसको हम POP भी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ, POP की फार्मूला ये होती है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, अब देखो बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद होगा इधर, विद सोडियम सल्फेट टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। अब आप डरना नहीं, क्योंकि रिएक्शन ऑलरेडी गिवन है, आपको बोल रही है ये कौन सी रिएक्शन है। ध्यान से अगर देखोगे आपको दिख रहा होगा कि जो Ba और Na है, ये बेसिकली अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होती है, कूलम किसका होता है, चार्ज का होता है, वॉट किसका होता है, पावर का होता है। उसके बाद वोल्ट भी दिया हुआ, ये पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होता है। अगर आपको इन चारों में कुछ भी पूछेगा आपको आना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो किसकी वजह से, डिस्पर्शन। द फर्टिलाइज्ड एग द जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस में वो होते हैं जब आपका जाइगोट जो है फॉर्म होता है। उसके बाद
विच नेचुरल फिनोमिना अमंग द फॉलोइंग टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से ट्विंकलिंग होती है। विच आर द फॉलोइंग इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस, विच आर द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन किस में होगी, ठीक है। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन द गैस लिक्विड, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन ओपन नहीं, हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ, अब देखो ये रिएक्शन है बेसिकली, यही रिएक्शन आपको इसमें आइडेंटिफाई करनी थी। कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे एट हाई टेम्परेचर, वो आपको क्विक लाइम देगा, ये रिएक्शन ऊपर भी करवाई थी, यही केमिकल रिएक्शन इसमें है। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड का, ये देखो सिंपल है, आपको एक बहुत कॉमन सेंस का सवाल है, हीट दी, CaCO3 जो था वो CaO और Ca2 में हुआ, यानी ये टूट गया, कैसे टूटा देखो, CaCO3 था, ये कैल्शियम यहाँ से एक ऑक्सीजन लिया CaO बनाया, यहाँ क्या बचा Ca2, यानी ये थर्मली, थर्मली मतलब हीट दी फिर डिकम्पोज हुआ, इसका मतलब ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब आपको नहीं दिया है वो, तो डिकम्पोजिशन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो, सॉल्ट अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, कौन सा सॉल्ट हम फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज करते हैं, हम करते हैं सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये याद रखना आप, ठीक है। इसको बेसिकली हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, पता है, जब बेसिकली ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना, तो ये CO2 प्रोड्यूस करता है, वही हमें फायर एक्सटिंग्विशन में मदद करता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज द करेक्ट ऑप्शन। अ पर्सन इज वेयरिंग स्पेक्टेकल्स विद कनकेव लेंस, देखो ऊपर जो मैंने आपको लिखवाया वो पॉइंट्स आप लिख लो, अब देखो ना इसमें सवाल है, अ पर्सन इज वेयरिंग अ स्पेक्टेकल्स, कॉनकेव लेंस है, बताओ उसमें क्या होगा, कॉनकेव में क्या होता था, मायोपिया, मतलब कॉनकेव जो है वो मायोपिया को ट्रीट करने में हम देते थे। टेस्टीज इन मेल ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस क्या करते हैं, स्पर्म करते हैं, एग थोड़ी करेंगे। जब द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज कौन सी नहीं है, मेल्टिंग ऑफ आइस, आपने खुद भी देखा होगा फिजिकल चेंज है, आइस रखा वो क्या होगा, मेल्ट होगा। विच अरेंजमेंट ऑफ द मेटल्स अमंग द फॉलोइंग शोज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जो मैंने आपको ऊपर सीरीज लिखवाई उसी से ये सवाल है, ये आप होमवर्क में कर लेना। लास्ट वाला क्वेश्चन, द सिंबल, अच्छा यहाँ सिंबल थोड़ी सी टाइपो है, देखो सिंबल बेसिकली ये ऐसे है, ऐसे, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करती है, ये बेसिकली प्लग की क्लोज्ड करती है, ये नहीं होता तो ओपन होता, ठीक है। थैंक यू सो मच।